नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ी तनातनी। गठबंधन बचाने के लिए आडवाणी ने की नीतीश और शरद यादव से बातचीत। नीतीश ने 14 जून के बाद सभी कार्यक्रम रद्द किए। तीसरे मोर्चे के गठबंधन की तेज हुई कवायद। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी ममता बनर्जी से की मुलाकात। दीदी ने भी की नीतीश और नवीन पटनायक से बात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने लखनऊ पहुंचे मोदी के सिपह सलार अमित शाह का प्रदेश में करेंगे बीजेपी की जीत की शुरुआत। अलीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। बिजली पानी के खिलाफ कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। और उत्तर प्रदेश के लखनपुर खेरी में प्रशासन की लापरवाही से हजारों लैपटॉप हुए बर्बाद। गोदाम में रखे लैपटॉप में घुसा बारिश का पानी। क्वेश्चन आवर की शुरुआत करते हैं आज इस बड़ी खबर से। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 14 जून के बाद अपने तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसे कैंसिल कर दिया है। सबसे बड़ी खबर अब यही निकल कर आ रही है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो तनातनी थी वो दरअसल अब अपने चरम पर पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। अब उनकी तमाम जो अपॉइंटमेंट डायरी है वो खाली है। यानी कि आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार दरअसल इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े तो शायद वो सरकार भी दांव पर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ हलकों में माना जा रहा है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है। लेकिन आइए अब आपको हम दिखाते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के बीच में तनातनी है नरेंद्र मोदी को लेकर, वो अब किस तरीके से चरम पर उठती हुई दिखाई दे रही है। आइए आपके सामने हम एक खाका पेश करते हैं कि दरअसल आज की मौजूदा स्थिति में कहां कौन खड़ा है। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास 153 सांसदों का एक कुनबा है, जिसके भीतर बीजेपी 117 पर है, जेडीयू के 20 सांसद हैं, शिवसेना के 11 सांसद हैं, शिरोमणि अकाली दल के 4 सांसद हैं और हरियाणा जनहित कांग्रेस का 1 सांसद है। कुल मिलाकर 153 सांसद मिलाकर एनडीए का एक बड़ा कुनबा बनाते हैं, जो कि आज विपक्ष के तौर पर कारगर है। लेकिन क्या यह विपक्ष एकजुट रहेगा? नरेंद्र मोदी के आगे आने के साथ इस एकजुटता पर अब सवाल उठने लगे हैं। दूसरी तरफ अगर हम यूपीए की बात करते हैं, जो मौजूदा सरकार चला रही है पिछले 5 साल से, गठजोड़ यूपीए में 236 टोटल सांसद हैं, जिसमें कांग्रेस 203 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस की दूसरी पार्टी जो है, जो सहयोगी पार्टी है, वो एनसीपी है, 9 सांसद हैं। आरएलडी 5 सांसदों के साथ इस गठजोड़ में शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और अन्य 16 सांसदों का समर्थन यूपीए को प्राप्त है। जाहिर सी बात है 272 के आंकड़े के बहुत नीचे हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव और मायावती के समर्थन से यूपीए सरकार चल रही है। अगर हम ये यूपीए का खाका अभी हमने आपके सामने पेश किया, लेकिन अगर हम एक प्रस्तावित तथाकथित तौर पर तीसरे मोर्चे की बात करें, जिसकी चर्चा बहुत जोर से एक बार फिर शुरू हुई है, क्या वास्तविकता बन सकता है तीसरा मोर्चा? तो आइए जरा ये देख लेते हैं। संभावित तौर पर अगर देखा जाए तो ये तमाम पार्टियां हैं जो अपने आप को तीसरा मोर्चे में खड़ा देख सकती हैं। समाजवादी पार्टी, आज उनके पास 22 सांसद हैं। सीपीएम 16 सांसदों के साथ है। सीपीआई के साथ 4 सांसद हैं। आरएसपी के पास 2 सांसद हैं। जेडीयू अगर एनडीए से अपने आप को अलग कर ले और इस गठजोड़ में शामिल होने की बात करें तो अभी जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से बात करें तो 20 सांसद यहां जुड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। बीजेडी जो कि अभी एनडीए के साथ नहीं है, लेकिन अपने आप को इंडिपेंडेंट के तौर पर देखती है और कह रही है कि नरेंद्र मोदी के साथ जाना संभव नहीं है। अगर उनके 14 सांसदों को भी जोड़ दिया जाए तो ये आप देख रहे हैं लिस्ट कैसे बढ़ रही है। डीएमके जो कि दरअसल आज यूपीए का सहयोगी दल है, घटक दल है, लेकिन अब सरकार में शामिल नहीं है और बाहर से समर्थन दे रहा है, तो अगर डीएमके संभावित तौर पर तीसरे मोर्चे में अपने आप को शामिल कर ले तो 18 सांसद यहां हो जाते हैं। लेकिन क्या यह आंकड़ा काफी है कि आप तीसरे मोर्चे के गठन या कल्पना की बात कर सकते हैं? ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन इस बारे में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। ममता बनर्जी को इस गठजोड़ में शामिल करने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि जयललिता भी वक्त पड़ने पर यहां पे साथ आ सकती हैं, लेकिन अगर जयललिता तीसरे मोर्चे में आएंगी तो डीएमके यहां पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। टीडीपी के यहां पर आने की बात कही जा रही है, लेकिन साथ साथ जगन रेड्डी की बात होगी। तो ये आखिरकार क्या ये घालमेल हो सकता है? क्या ये भानुमति का वो कुनबा है जो कि ईंट ईंट और रोड़ा पत्थर मिलाकर खड़ा किया जा सकता है? इस पर
कई बार एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और हमेशा यह विफल रहा है। लेकिन क्या यह हमारे भारतीय राजनीति की वास्तविकता बन सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बढ़ते हुए कद की वजह से कैसे आज एनडीए में टूट एकदम एक संभावना नहीं बल्कि एक निश्चितता बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि एनडीए अब नहीं रह पाएगा एकजुट, क्योंकि जेडीयू ने साफ कर दिया है, तेवर साफ है। नीतीश कुमार अपने अपॉइंटमेंट्स 14 जून के बाद कैंसिल कर चुके हैं और जेडीयू के तमाम नेता सामने आकर कह रहे हैं अब मैदान में दो हाथ करने का मौका है। दिन में आज क्या क्या हुआ, पहले ये देखिए। बीजेपी ने गुजरात में मोदी की ताजपोशी की तो एनडीए में भी समुद्री तूफान आ गया। पहले खफा होकर पार्टी के बुजुर्ग नेता लालकृष्ण आडवाणी कोप भवन में चले गए, फिर गठबंधन की गांठ भी कमजोर पड़ती नजर आई। गोवा से उठा ज्वार दिल्ली होते हुए पटना तक पहुंच गया। सहयोगी जेडीयू ने पहले ही कह दिया था कि मोदी आए तो विचार करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वैसा ही होना चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है। सेकुलर ये इंडिया है, सेकुलर होना चाहिए और हम लोग बार बार इसको कह चुके हैं और सेकुलरिज्म के सवाल पर हम लोग कोई समझौता करने वाले नहीं है। मोदी आ भी गए और पार्टी में छा भी गए। अब इसका सीधा सीधा इफेक्ट जेडीयू पर भी नजर आने लगा। दोनों पार्टियों के रिश्ते को लेकर अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू की ओर से आ रहे बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी अब इस गठबंधन पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इन्होंने चूंकि एक ऐसे दागदार व्यक्ति के हाथों में देश का नेतृत्व सौंप दिया है, अपनी पार्टी का परिलक्षित होता है कि एनडीए की परवाह इनको नहीं है और इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टरपंथी लोग इस देश में कट्टरपंथी राजनीति चलाना चाहते हैं, जिसको जेडीयू कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम परिस्थितिवश अपना निर्णय लेने के लिए मजबूर हैं। जेडीयू ने सुबह से ही नरेंद्र मोदी पर हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। पार्टी ने मोदी की नीयत पर भी सवाल उठा दिया और उनसे पूछ लिया कि अगर वो कांग्रेस का विरोध करते हैं तो सरदार पटेल की तारीफ क्यों करते हैं। नरेंद्र मोदी भी अद्भुत जीव हैं। एक तरफ उन्होंने घोषणा किया कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। ये पटेल कौन है? सरदार पटेल, ये भी तो कांग्रेस के ही परंपरा के हैं। तो एक कांग्रेस मुक्त देश और एक कांग्रेस परंपरा का नेता इस देश का, उसकी आदमकद मूर्ति लगाना, नहीं, ये क्या मतलब है? मामला ज्यादा गर्माया तो खुद पार्टी अध्यक्ष शरद यादव को मोर्चा संभालना पड़ा। पार्टी के मुखिया ने संकेत दिए कि अभी गठबंधन पर कोई खतरा नहीं है और बेहतर यही है कि किसी के बयान पर ध्यान न दिया जाए। किसी के बयान पर मत जाइए, पार्टी फैसला करेगी। किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के बयानों पर मत जाइए। अब अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो गठबंधन है, लेकिन आगे हमारी पार्टी बैठेगी और बैठ करके हम लोग जो नई परिस्थिति है उसमें विचार विमर्श करेंगे। शरद यादव के साथ ही बीजेपी ने भी इस पर मरहम लगाने की कोशिश की। दूध के जले बीजेपी नेता छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं। पार्टी नेता कह रहे हैं कि गठबंधन अटूट है और अटूट रहेगा। हम गठबंधन को मजबूरी नहीं मानते, गठबंधन को हम धर्म के रूप में देखते हैं और गठबंधन के धर्म को हमने निभाया भी है और गठबंधन मजबूत चले, ईमानदारी के साथ चले, इसकी हमारी हमेशा ईमानदार कोशिश रहती है और आगे भी रहेगी। बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मरहम लगाने की कोशिश में हैं, लेकिन पटना में जिस तरह की उथल पुथल चल रही है उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल एनडीए के खानदान में सब कुछ ठीक नहीं है। मोदी का साइड इफेक्ट पहले बीजेपी और अब एनडीए पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आडवाणी तो मान गए और पार्टी का संकट समाप्त हुआ, लेकिन जिस तरह से जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में तल्खी आई है, ऐसा न हो कहीं यह एनडीए के बिखराव का कारण न बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अबू तला के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब यहां पर जो आम जनता को बात शायद समझ में नहीं आ रही हो और तमाम पत्रकारों के लिए जो एक पहेली बनी हुई है, वो बात यह है कि दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी फैसला लेगी और तमाम जेडीयू के नेता सामने आकर कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ रह पाना उनके लिए संभव नहीं है।
अब आखिरकार स्थिति क्या है, वहां की स्थिति क्यों है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद है। विजय सोनकर शास्त्री साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल साहनी जी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। प्रसन्न कुमार जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। और राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों का स्वागत है। इस चर्चा को हम शुरू करें इससे पहले एक और छोटी खबर हम अपने दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे। एनडीए पर लगातार हो रहे उठापटक की बात सामने आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार से जुड़ी ये बड़ी खबर जो अभी आपके सामने हम फिर से पेश करना चाहते हैं कि 14 जून और 14 जून के बाद अपने सभी सरकारी कार्यक्रमों को नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रद्द कर दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुलाया है। जाहिर सी बात है पार्टी की एक बड़ी बैठक करना चाहते हैं। 118 विधायकों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें किसी भी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार चला पाना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा बिहार में। लेकिन क्या बिहार में सरकार चला पाना ही उनका अंतिम ध्येय या मकसद हो सकता है, या यूं माना जाए कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने की पूरी तैयारी में है और शायद इसीलिए अपने तमाम विधायकों को बुला रहे हैं पटना और बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। राहुल जी, सबसे पहले आपने गठबंधन की राजनीति भी देखी है और आप बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ को बहुत अच्छे से और बखूबी से समझते भी हैं। क्या आपको वाकई में लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, या तो अब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना होगा या अब रिश्ता तोड़कर बीजेपी से अलग खड़ा होना होगा? देखिए, काफी समय से नीतीश जी ने अपने को एक ऐसे कोने में लाके खड़ा कर दिया था अपने बयानों से और अपने सारे व्यवहार से कि कोई गुंजाइश उन्होंने अब अलग होने की और छोड़ी नहीं है। इसलिए वो कैसे अब बने रहेंगे एनडीए में, ये एक बड़ा सवाल है। जो कुछ उन्होंने और उन्होंने अब तक कहा है और अब उनकी पार्टी के नेता पिछले 2 दिन से, खासतौर पे आज सुबह से जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसमें उन्होंने शक की कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं है। सिर्फ एक जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ऐसे हैं जो थोड़ा अभी ठहरने की बात कह रहे हैं कि थोड़ा रुकिए, अभी फैसला नहीं हुआ है, पार्टी के हम साथ बैठेंगे और बात करेंगे। लेकिन पार्टी का रुख साफ है, नीतीश कुमार का रुख बहुत साफ है। तो ये मान लेना चाहिए कि अब ये दोनों पार्टियां अलग होंगी और एनडीए टूटेगा, जेडीयू अलग होगा। बिल्कुल। और विजय सोनकर शास्त्री की जहां तक बात है, त्यागी वहां पे गए जी, ममता बनर्जी से बात करके आए हैं। तो एक ममता बनर्जी, जेडीयू, नीतीश कुमार और नवीन पटनायक की एक धुरी सी बनती दिख रही है और वो अब उसकी चर्चा उन लोगों ने शुरू कर दी है। बिल्कुल। राहुल जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन इस संभावना पर हम वापस आ जरूर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा बीजेपी से हम समझ लें। विजय सोनकर शास्त्री जी, अगर राहुल जी के आंकलन को हम सही माने, और यही आंकलन लगभग तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का ही नहीं, उन राजनीतिक विश्लेषकों का भी है कि नीतीश कुमार ने दरअसल अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे अपने साथ रख सकेगी? क्या आप लोग आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ मजबूत करने के लिए कोई नई पहल करेंगे? देखिए अजय जी, अब तो यह बात स्पष्ट है कि भारतवर्ष में जो राजनीतिक परिदृश्य बना है उसमें गठबंधन की जो स्वरूप को अब नकारा नहीं जा सकता है। और इस देश में अभी गठबंधन का यह कल्चर, यह संस्कृति चलेगा कुछ दिन तक जी। जहां तक एनडीए की का सवाल है और जेडीयू और भाजपा के रिलेशन की बात है, तो यह बात बिल्कुल पहले से तय है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एंटायर एनडीए के एलाइज, इन सब का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन बना है। अब अगर उसमें कोई अपने अपने शर्तों की बात करता है, दबाव की बात करता है, या किसी पार्टी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बातें कहीं न कहीं गठबंधन का जो धर्म है उसको आघात पहुंचाता है। कभी कभी हमारे जेडीयू के मित्रों ने बहुत पहले हम भारतीय जनता पार्टी को एक सुझाव दिया था कि वो गठबंधन के धर्म का पालन करे जी। हम भी इस बात को से सहमत हैं कि गठबंधन का जो धर्म है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए। शास्त्री जी, अगर बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं आपसे। नरेंद्र मोदी, शास्त्री जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। मामले की बात है शास्त्री जी, आपकी बातों से खटास
समझ में आ रही, दिख रही है खटास। आप लोग आहत हैं जेडीयू से, क्या ये वास्तविकता है?